दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले चैप्टर पे पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से इस चैप्टर से शुरू करते हैं। एक पुरुषाभियोग प्रकरणम। तो पिछले चैप्टर पे हमने जो पढ़ा था वो अगर आप पढ़ना चाहते हो या फिर रामायण महाभारत वेद पुराण शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप शुरुआत से देख सकते हो। तो गत अध्याय में यानी पिछले चैप्टर पे पिछले अध्याय में नायिका को लड़की को पाने के लिए प्राप्त करने के उपायों का वर्णन किया गया है। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार जो असहाय निर्धन युवक अपने से उच्च किसी संपन्न परिवार की कन्या से विवाह करने की इच्छुक है उन्हें अपनी कुलशील संपन्न धनवती कन्या को किन उपायों से प्राप्त करें। इसी प्रकार कोई असहाय निर्धन कन्या अपने से उच्च कुलशील संपन्न प्रतिष्ठित परिवार के युवक के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर विवाह करना चाहती है, वो किन उपायों का अवलंबन करे उसे प्राप्त करे। उन उपायों का विस्तृत विवरण इस अध्याय में प्रस्तुत अध्याय में दिया गया है। वे उपाय एक पुरुष के द्वारा अकेले करने के लिए है, अकेले करणीय है, इसलिए इस प्रकरण का नाम एक पुरुषाभियोग प्रकरण है। शास्त्रकार प्रकरण के संबंध को कहते हैं। इस प्रकार नायक नायिका का परस्पर अनुराग प्रकट हो जाए तो नायक को चाहिए कि वो अगर मतलब दोनों में अट्रैक्शन हो जाए तो वो एकाकी संकेतों और चेष्टाओं द्वारा अपने भावों को प्रकट करने वाली नायिका को अपने उपायों से प्राप्त करने की चेष्टा करें। वो एकाकी उपाय दो प्रकार का होता है, बाह्य और आभ्यंतर। प्रथम बाह्य उपायों का विवरण प्रस्तुत करते हुए आचार्य वात्स्यायन कहते हैं, जुआ तथा अन्य खेलों में विवाद करते हुए नायक नायिका का हाथ इस प्रकार पकड़ ले जैसे उसने इसके साथ विवाह किया हो। पूर्वोक्त स्पृष्टक विद्वक उद्दिष्टक यानी उस समय जो औरतें थी वो जुआ खेला करती थी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जुआ खेलते समय उसके हाथ को पकड़ लें यानी हक जताने की कोशिश करें। स्पृष्टक विद्यक उद्दिष्टक और पीड़ितक आदि आलिंगन विधियों द्वारा आलिंगन करें, हक करें। पत्रच्छेद क्रिया में अपने अभिप्राय के सूचक मिथुन चित्र दिखाए यानी जो संभोग वाला चित्र दिखाएं, शारीरिक संबंध वाला चित्र दिखाएं। इसी प्रकार अन्य मिथुन चित्र भी दिखाएं। जल क्रीड़ा करते समय नायिका से कुछ दूरी पर डुबकी लगाकर नायिका के पास पहुंचकर उसका स्पर्श करें और फिर वहीं उतर आए। यानी जो लड़की उसमें इंटरेस्ट ले उसी पर कहने के लिए कह रहे हैं, ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। आप किसी भी बुक को शुरुआत से पढ़िए, बीच से मत पढ़िए। आप मेरे वीडियोस ये तो बहुत बीच में मैं पढ़ रहा हूँ, पहले से पढ़िए, फर्स्ट चैप्टर से प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हो आप, ठीक है। नए कोमल पत्तों पर अपने मन के विशेष भाव लिखकर नायिका को दे। अपने दुख को बिना किसी वेदना के कहे प्रकट करें। किसी अन्य बहाने से भावयुक्त अर्थात स्वप्न में तुम्हारे समान नायिका से मेरा समागम हुआ था, संभव हुआ था, ये बात कहे। फिर नाटक आदि खेल देखते समय अथवा सज्जनों की गोष्ठी में नायिका के पास बैठे वहाँ किसी बहाने से उसका स्पर्श करें। तो उस समय की औरतें फ्री हुआ करती थी, जैसा कि पांडु ने कुंती को कहा था, तो उन पर वो गुस्सा नहीं करती थी, उन पर किसी भी तरह का मर्यादा या धर्म का बोझ नहीं था। तो इसीलिए ये लिखा गया है, ठीक है। तो समझिएगा समय को। नायिका के अंग पर अपना अंग रखने के लिए अपने पैरों से उसका पैर दबाएं, फिर धीरे धीरे एक एक उंगली को दबाता रहे। फिर पैर के अंगूठे से उसके नाखूनों को रगड़े। उसमें सफल होने पर पैरों के ऊपरी भाग के अन्य अंगों को दबाएं। अंग स्पर्श आदि को सहन करने के लिए अंगों से अंग को दबाने का बार बार अभ्यास करें। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि जब नायक को ये विश्वास हो जाए कि कन्या मुझे चाहती है तो वो उस कन्या की को पाने के लिए, प्राप्ति के लिए उपाय करें। आचार्य ने दो प्रकार के उपाय बताए हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य उपायों का वर्णन करते हुए आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि जब नायक नायिका परस्पर शतरंज आदि खेल रहे हो बाहर में या घर के अंदर कभी भी,
तो नायक नायिका से किसी बात पर बनावटी झगड़ा कर ले और झगड़ते हुए उसका हाथ इस प्रकार पकड़ ले कि मानो उसका विवाह हो चुका है। इसके अतिरिक्त कभी वो पत्ते पर छेद करके मैथुन चित्र दिखाए, कभी हंस आदि पक्षियों के मैथुन चित्र दिखाए, कभी अवसर पाकर आलिंगन करे, कभी तालाब या नदी में नहाते समय पानी में डुबकी लगाकर उसके पास जाकर उसका स्पर्श व आलिंगन करे, कभी उत्सवों या गोष्ठियों में उसके पास बैठकर पैर से पैर दबाए, फिर धीरे धीरे पैरों के ऊपरी भाग जंघ यानी जघन आदि का स्पर्श करे, फिर पेट, पीठ, नितंब, स्तन और कपोलों का स्पर्श करे, सहलाए। इस प्रकार बार बार स्पर्श करता हुआ अनुराग प्रकट करे। इसके बाद आचार्य अभ्यंतर उपायों का वर्णन करते हैं। पैर धोने के समय नायक अपने पैर की अंगुलियों से नायिका के पैर की अंगुलियों दबाए। कोई वस्तु लेते अथवा देते समय उस पर प्रेम सूचक निशान बना देना चाहिए। पानी पीने अथवा हाथ मुंह धोने के बाद बचे हुए पानी को उसके ऊपर छिड़क दे। एकांत में और अंधकार में एक स्थान पर एक सैया पर सट कर बैठे हुए नक्षत आदि को सहन करें। तो नक्षत क्या होता है हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। मेरे पहले चैप्टर को पढ़िएगा, पिछले वीडियो देखिएगा, समझ जाएंगे आप। वहाँ आसन या सैया पर बैठे हुए नायक नायिका को उद्विग्न किए बिना अपने यथार्थ अभिप्राय को प्रकट करें और एकांत में आपसे कुछ कहना है इस प्रकार कहकर नायिका के भाव एवं इच्छाओं को समझे। इसका विवेचन पारदारिक अधिकरण में करेंगे। आचार्य वात्सायन का कथन है कि प्रेयसी नायिका को प्राप्त करने के लिए नायक को बाह्य उपायों के बाद अभ्यंतर उपायों का प्रयोग करना चाहिए। नायक को चाहिए कि वो नायिका के पैर धोते समय उसके पैर की उंगलियों को अपने पैर की उंगलियों से दबाए। कोई वस्तु लेते देते समय नाखून से उस पर निशान बना दे। हाथ मुंह धोने से बचे हुए जल से नायिका के ऊपर छींटा मारे। एकांत अथवा अंधेरे में एक साथ एक आसन पर सटकर बैठे हुए नक्षत करें। नक्षत यानी नाखूनों से खुरचना, ये भी एक कला होता है, ये भी एक नियम है जो हमने पिछले चैप्टर पे पढ़ा था, ठीक है। या चिकोटी काटे और अपने प्रेम भाव को प्रकट करें। फिर मैं तुमसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा कहकर नायिका के मनोभाव को समझने का प्रयास करें। नायिका के भाव के अनुसार अभ्यंतर उपायों का वर्णन करते हैं। नायिका के मनोभाव को समझकर नायक बीमारी सिरदर्द का बहाना बनाकर उसे कुछ बात करने के लिए अपने घर बुलाए। घर आने पर उससे सिर दबाए, फिर उसके हाथ को पकड़कर अपनी आँखों और मस्तक पर फिराए, सहलाए। फिर उसके हाथों के स्पर्श को दवा से बढ़कर बताए, यानी हाथों का स्पर्श दवा से भी बढ़कर है ऐसा कहे, और कहे कि तुम्हें ही ये काम करना है, तुम्हारे बिना कन्या को छोड़कर किसी दूसरे से ये काम नहीं कराना है। यदि वो जाने लगे तो फिर दोबारा आने के लिए आग्रह कर वचन लेकर उसे जाने दे, विदा करें। इस प्रकार इस उपाय योग का 3 रात 3 बार प्रयोग करें। घर आई हुई नायिका को बार बार देखने के लिए बातचीत बढ़ाएं और गोष्ठी का आयोजन करें। उसे विश्वास दिलाने के लिए अन्य नायिकाओं के साथ भी बातचीत चर्चा छेड़ता रहे, किंतु मुख से कुछ न कहे। अब उनमें दोष का वर्णन करते हैं। आचार्य घोटकमुख का कथन है कि कन्या में प्रेम भाव न रखने पर, नायिका से प्रेममय व्यवहार न करने पर कार्य निवेदन सिद्ध नहीं होता। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि नायक अपनी प्रेयसी नायिका को देर तक बार बार देखने के लिए अपने घर पर गोष्ठी का आयोजन करें, जिसमें और भी बहुत सी लड़कियों का आहूत करें। उस गोष्ठी में नायक अन्य लड़कियों के साथ भी गोष्ठी बातचीत छेड़ता रहे, जिससे उसकी प्रेयसी नायिका भी रुकी रहे, मतलब उन लड़कियों के साथ उनकी नायिका भी हो, किंतु अपने मुख से किसी लड़की से कुछ भी ना कहे, अर्थात किसी से घुल मिल कर बात ना करे, क्योंकि स्त्रियां घुल मिल कर बात ना करने वाले युवक नायक से प्रेम करने में हिचकती है। मतलब जो नायक घुल मिल कर बात नहीं करता उनसे स्त्रियां पसंद नहीं करती और उन्हें कार्य सिद्धि में संदेह रहता है, ऐसा आचार्य घोटकमुख का मत है। जब नायिका पूर्ण रूप से वश में हो जाए तब उसके साथ संभोग करने का उपक्रम करें। अब संभोग के समय का निर्देश करते हैं। संध्या के समय रात में और अंधकार में स्त्रियां निर्भय भय रहित होकर सूरत व्यापार में रागयुक्त होती है, अर्थात रात में अंधेरे में युवतियां संभोग की इच्छा करती हैं और हृदय में राग उमड़ता है। उस समय वे सूरत क्रिया
यानी संभोग क्रिया के लिए पुरुष को मना नहीं करती। इसलिए उस समय नायिका को संभोग के लिए तैयार करना चाहिए। प्राय संभोग के लिए सभी लोगों ने यही समय उचित बताया है। यदि अकेले प्रयोग सिद्ध ना हो, एकाकी किए गए उपायों से सिद्धि ना मिले तो नायक ढाई की लड़की अथवा नायिका की सहेली से सहायता लें। नायिका की अंतरंग सहेली होने के कारण वे उसे नायक के पास जाने के लिए राजी कर लेती है। इस युक्ति में सफल होने पर वो यथोक्त विधि से रतिक्रिया में संलग्न हो अथवा अपनी परिचारिका को पहले से ही नायिका की सहेली बनाकर उसके पास रख दें। यज्ञ में, विवाह में, यात्रा के समय, उत्सव में, विपत्ति काल में या नाटक आदि खेल तमाशा देखने के अवसर पर लोगों के निमग्न हो जाने पर नायिका की चेष्टाओं और इशारों से उसके भावों को भांप कर उस अकेली नायिका के साथ संभोग के लिए उपक्रम करें। आचार्य वात्स्यायन का मत है। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि चेष्टाओं और इशारों द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट कर चुकी नायिकाएं उचित स्थान और उचित समय पर नायक के आग्रह को मना नहीं कर सकती। यानी जो नायिका इंटरेस्टेड है, चाहती है, पसंद करती है, वो मना नहीं करती और नायक की प्रार्थना स्वीकार कर संभोग के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार एक पुरुष के द्वारा अकेले किए जाने वाले उपायों का प्रकरण समाप्त हुआ। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि जिस प्रकार मातृपितृ विहीन, असहाय, हीन कुल में उत्पन्न धनहीन युवक उच्च कुल में उत्पन्न संपन्न परिवार की धनवती कन्या को प्राप्त करने के लिए पिछले प्रकरण में बताए गए उपायों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार हीन कुल में उत्पन्न असहाय गरीब परिवार की लड़की को युवती होने पर भी जिसकी सगाई ना हो रही हो, उसे भी उच्च कुल उत्पन्न संपन्न परिवार के युवक को वर रूप में प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। जैसे धनहीन युवक कन्या के अलभ्य होने से स्वयं अनुरंजित करे और कन्या भी उसी प्रकार किसी के द्वारा न प्रदान किए जाने पर स्वयं नायक के पास उपस्थित हो जाए। अब उस प्रयोज्य के उपावर्तन को कहते हैं, कैसे वर्ण करें इस पर कहते हैं। गुण संपन्न होने पर भी, हीन कुल में उत्पन्न कुलीन होने पर भी, गरीब घर की लड़की जो समान अवस्था वाले कुलीन युवकों में विवाह के लिए याचित ना की गई हो, माता पिता से हीन होने के कारण संबंधियों के परिवार में पालित युवावस्था को प्राप्त कन्या को अपने विवाह के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। यानी जिस तरह से लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के बारे में कहा गया है, उसी तरह से लड़की भी किस तरह से लड़का को पा सके इसके बारे में भी कह रहे हैं। दोनों को बराबर रूप से जगह दिया है आचार्य वात्स्यायन ने। वो युवती कन्या किसी गुणवान, शक्ति संपन्न और देखने में सुंदर युवक को विवाह के लिए चुने अथवा अपने बचपन के साथी के साथ विवाह कर ले, यानी स्कूल फ्रेंड या बचपन का फ्रेंड। अब अन्य उपायों का वर्णन करते हैं। अथवा वो युवती जिस युवक को ये समझे कि वो माता पिता की परवाह ना करके इंद्रिय दुर्बलता के कारण स्वयं मुझ पर आसक्त हो जाएगा, तो उस युवक को प्रिय एवं हितकर उपायों से बार बार अपने को दिखाकर अपने हाव भाव और संकेतों से अपनी ओर आकर्षित करे और कन्या की माता उसकी सहेलियों और धाई की लड़कियों की सहायता से उस युवक को नायिका की ओर आकृष्ट करे। यानी जो कन्या की माँ है वो कन्या की सहेलियों के द्वारा युवक को उसकी ओर आकृष्ट करा दे। अब पूर्व उपायों का लक्ष्य करते हैं और वो युवती नायिका एकांत में समय समय पर फूल, माला, इत्र, पान आदि लेकर नायक के पास जाए और अपने काम कला के कौशल प्रदर्शन में काम संबंधित कला कौशल दिखाकर पैर दबाने और सिर दबाने में रुचि प्रदर्शित करें और नायक के पसंद के अनुसार रुचि के अनुकूल बातचीत करें और बालोपक्रमण में बताई गई विधि से नायक के साथ व्यवहार करें। किंतु काम के परवश होने पर भी वो युवती नायक से स्वयं संभोग की इच्छा प्रकट ना करे, क्योंकि स्वयं अपनी ओर से संभोग में प्रवृत्त होने वाली नायिका अपने सौभाग्य को खो बैठती है
अपनी प्रतिष्ठा नष्ट कर देती है, ऐसा आचार्य का कथन है। किंतु नायक की ओर से संभोग क्रिया का प्रयोग उपक्रम किए जाने पर अनुकूलता तथा उत्सुकता से स्वीकार कर लें। अब अभ्यंतर विधि का वर्णन करते हैं। और नायक के द्वारा आलिंगन किए जाने पर वो उद्विग्न ना हो तथा नायक की काम चेष्टाओं को अनजान की तरह स्वीकार कर ले। यदि नायक चुंबन करने में जबरदस्ती करे तो उसका विरोध ना करें। यदि नायक रति भावना संभोग के लिए नायिका से निवेदन करे तो बड़ी कठिनाई से उसके गुप्तांग यानी लिंग का स्पर्श करें। यानी लिंग मार्ग तो आप जानते ही होंगे। अब विशेष विधि का वर्णन करते हैं। नायक के कहने पर भी नायिका विवाह का समय अनिश्चित होने के कारण स्वयं अपने गुप्तांग को ना खोले। जब नायिका को ये विश्वास हो जाए कि नायक मुझ पर पूर्ण रूप से अनुरक्त है और वो मुकरेगा नहीं, अर्थात किसी भी दशा में मुझे छोड़ेगा नहीं, तभी वो संभोग के लिए नायक के कहने पर अपने कौमार्य को भंग करने के लिए जल्दी करे, अर्थात संभोग के लिए तैयार हो। जब नायिका का कौमार्य भंग हो जाए तो वो अपने विश्वस्त सखियों या धाई की लड़की या अन्य विश्वसनीय लोगों से ये बात प्रकट कर दे। इस प्रकार कन्या का अपने उपाय द्वारा नायक को प्राप्त करने वाला ये प्रकरण समाप्त हुआ। अब एक प्रतिपत्ति प्रकरणम। युवती कन्या वर प्राप्ति के लिए उपाय करती हुई जिस नायक को आश्रय के योग्य रति सुख का हेतु अपने अनुकूल एवं वशीभूत समझे, उस नायक का वरण कर ले, अर्थात उसके साथ विवाह कर ले। धन के लोभ से युक्त युवती नायिका नायक के गुणों, रूप, सौंदर्य तथा औचित्य की परवाह न करके अनेक सौतों के होते हुए भी धनी पति को वरण कर ले। युवती कन्या उनमें अनेक नायकों में उपायों से प्राप्त होने वाले गुणवान वशीभूत सब प्रकार से समर्थ अधिक चाहने वाले पति का त्याग न करें। अब जो धनवान एवं गुणवान होते हुए भी अनेक पत्नियों वाला हो, उसके साथ विवाह ना करे। इस बात को कहते हैं। जो युवक नायक दरिद्र होते हुए भी वश में रहने वाला हो, गुणहीन होने पर भी अपनी जीविका चला लेता हो, वो वरण के योग्य है, किंतु गुणों से युक्त होने पर भी अनेक पत्नियों वाला पति विवाह के योग्य नहीं होता। अब जब पति वश में ना हो तो वहाँ दोष को कहते हैं। प्राय धनी लोगों की अनेक स्त्रियां प्राय निरंकुश होती है। बाहरी सुख भोग प्राप्त होने पर भी आंतरिक सुख अर्थात संभोग रूप सुख से रहित होती है। जो नायक गुणयुक्त होने पर भी नीच कुल का हो, पतित हो, वृद्ध हो तथा परदेश में रहने वाला हो, वो पुरुष विवाह के योग्य नहीं होता, अर्थात उससे विवाह नहीं करना चाहिए। जो नायक स्त्री की इच्छा के विरुद्ध स्वेच्छा से बलात्कार करने वाला हो अथवा कपटी, दंभी और जुआरी हो एवं अनेक पत्नियों वाला और बाल बच्चेदार हो, उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा उस समय के ऋषियों का सोच था, मत था। ठीक है, उन्होंने लिखा। तो अनेक अभिव्यक्तियों में वर्ण करने वाले नायकों में गुणों में समानता होने पर एक नायक ही वर्ण के योग्य है। उन अभियोक्ताओं में जो अधिक अनुराग करता हो वो श्रेष्ठ होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर विवाह योग प्रकरणम, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो पे इतना ही।